दिल्ली स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जाने माने पत्रकार उमेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह अविश्वास प्रस्ताव का अंतिम परिणाम तो सबको खैर पता है। क्या इसके जरिए इंडिया अलायंस अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है? और प्राइम मिनिस्टर ने आज इसको घमंडिया कहा, इंडिया नहीं घमंडिया। इसके पहले भी वो आतंकवादी संगठन ईस्ट इंडिया और तमाम उस पे से उसका कंपैरिजन कर चुके हैं। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी कुछ दबाव में है? बीजेपी पर कोई दबाव नहीं, और बार बार इसी चर्चा में अपने तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता उनसे हासिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वो तो अकेले 303 सीटों पर है, बाकी उसका अलायंस है, इसलिए वो दबाव में नहीं है। और बल्कि एक चीज और है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो और चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, उन्होंने बार बार निश्चित तौर पर मणिपुर की बात हो भी रही है चर्चा में। लेकिन एक चीज देख लीजिएगा कि इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी को, आपने एक बात बोली थी खासकर सदीलाल अहमद साहब से, कि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज्यादा बोलने को मौका मिलेगा। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव को मूव करता है उसको भी बहुत ज्यादा बोलने को मौका मिलता है, क्योंकि वो प्रस्ताव होता है कांग्रेस को भी मिलेगा और प्रधानमंत्री के दबाव के बाद कांग्रेस को कुछ स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ेगी, वो उसको हक। तो क्या ये नियम है सर लोकसभा में कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है जो पार्टी, लास्ट प्रवक्ता उसका, लास्ट स्पीकर उनका होगा? नहीं, लास्ट स्पीकर नहीं होगा। लास्ट स्पीकर तो प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि उनकी सरकार पर सवाल उठा है और वो जवाब देंगे पूरी चर्चा का। लेकिन जवाब में कुछ स्पष्टीकरण जो नहीं मिल पाएगा अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले दल को, मतलब अभी तो कांग्रेस ने रखा है, तो वो स्पष्टीकरण मांग सकती है। और वो स्पष्टीकरण मांगने में अब ये सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह से उसका जवाब देती है या नहीं देती है, लेकिन उसको मौका मिलेगा। ये एक विषय मैंने आज देखा कि राहुल गांधी की स्पीच की रणनीति आज अचानक से बदल दी गई। ये रणनीति बदली गई है या फिर वाकई में राहुल अब 10 तारीख को ही बोलेंगे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होगी? हाँ, मुझे लगता है कि ये रणनीति बदली गई है, लेकिन ये रणनीति बनाने वालों की भी कमी है कि उन्होंने पहले ही प्रचारित कर दिया। और आप देखे होंगे जब चर्चा हो रही थी तो प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस सवाल को उछाल दिया था और उसको लेकर के कांग्रेस बड़ा रक्षात्मक हुई। और जो अविश्वास प्रस्ताव मूव करने वाले गौरव गोगोई हैं, उन्होंने इसको कहा भी कि प्रधानमंत्री आपके कक्ष में क्या बोलते हैं इसको हम उजागर नहीं कर सकते। तो एक तरह से वो बचाव की मुद्रा में थे, रक्षात्मक भूमिका में थे। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के रणनीतिकारों की गलती है, उनको प्रचारित ही नहीं करना चाहिए था कि राहुल गांधी कब बोलेंगे। राहुल गांधी को जब बोलना होता बोलते। और एक चीज जान लीजिए कि 20 जुलाई 2018 को भी इसी तरह से जब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस ने तो उस बार नहीं किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि उस बार भी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री बाजी मार ले गए थे। ये रणनीति इनकी भले रही है। खासतौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एनडीए का अपनी ताकत दिखाने का एक मौका था और वो ताकत दिखाने की कोशिश है, लेकिन इसके साथ वो ये भी करने की कोशिश है कि मणिपुर। एक और सवाल है सर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित है। जयंत चौधरी के मूव को आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या वही समझना चाहिए जो वो संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल ब्रजेश जी, आप याद कीजिए पटना बैठक जो हुई थी इंडिया की, जब नाम नहीं रखा गया था इंडिया, विपक्षी दलों के गठबंधन की जो तैयारी हुई थी नीतीश कुमार की पहल पर, तो आप याद कीजिए वहां भी उनके जाने की स्थिति नहीं थी, वो डोलड्रम में थे। और आप ही लोगों ने बहुत सारा लखनऊ में घेर करके, फिर बाद में दिल्ली में भी सवाल पूछा गया था, तो तब उन्होंने सफाई जरूर दी थी, जो आपने ही दोहराया उनके प्रवक्ता के साथ कि चवन्नी थोड़े हो की बदल जाऊंगा। लेकिन वो भाषा से अपने उस दिन कोपेनहेगन चले गए थे और इस दिन जी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पत्नी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संकेत दे दिया सबीर सिंह